नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम आपके प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज को यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करते हैं। ये हमारी इस सीरीज की 54वीं क्लास है, यानी 54वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर को कवर नहीं करते, कोशिश करते हैं उनसे रिलेटेड सारे तथ्यों को एक जगह पर कहानी के रूप में यहाँ पर क्लियर कर जाएं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और आपका क्वेश्चन से संबंधी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है? तो देखिए, संगम युग माना जाता है जिसमें आपके 3 प्रमुख राजवंशों ने शासन किया था। ये 3 शासन थे, आपके 3 वंश थे, चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश। जो संगम काल माना जाता है दक्षिण भारत में 3 राजवंशों के काल को कहते हैं। वो कौन है? ये 3 हैं। पल्लव इसमें शामिल नहीं है और यही हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? तो देखिए, अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से हमें धर्मशास्त्र के समय में देखने को मिलती है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 6ठी ईसा पूर्व से लेकर 3री ईस्वी तक के काल को धर्मशास्त्र का काल माना जाता है और इस काल को सूत्र काल भी कहते हैं। और इसी टाइम पीरियड में जो शुरुआती 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके अलावा अनेक जातियों का यहाँ पर निर्माण हुआ। तो किस काल में? धर्मशास्त्र के काल में। ये क्वेश्चन पेपर में आया है। बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम की बात करें, इंग्लिश में इसे बंगाल टेनेंसी एक्ट बोला जाता है। यह आपके 1885 में आया था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो उस समय जमींदार होते थे और जो उनकी जमीनों को किराए पर लेते थे, यानी जो किराएदार होते थे, उनके बीच लगातार संघर्ष चलता रहता था। तो किराएदारों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश एक कानून लाए थे, बंगाल काश्तकारी अधिनियम, बंगाल टेनेंसी एक्ट, जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया गया ताकि जो जमींदार हैं वो किराएदारों का उत्पीड़न ना कर सके। कब आया था? 1885 में आया था। नेक्स्ट है, भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम कब पारित किया गया? तो एक और इंपॉर्टेंट अधिनियम है भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम। ये आपके 1899 में पारित किया गया और इस अधिनियम के तहत जो उस समय अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा होती थी, यानी जो अंग्रेजों की मुद्रा होती थी, उसको भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया गया। तो क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश करेंसी को इंडिया की कानूनी लीगल करेंसी किसने घोषित किया? कर्जन ने। किसके माध्यम से? इस अधिनियम के माध्यम से। और ये कब आया? 99 में आया। ठीक है, नेक्स्ट है, 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 1923 में एक फेमस सत्याग्रह होता है, झंडा सत्याग्रह, जिसको ध्वज सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह सत्याग्रह आपके नागपुर में हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरदार पटेल भी इसमें शामिल थे। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं। यह सत्याग्रह आपके जबलपुर से शुरू हुआ था। जबलपुर मध्य प्रदेश में है, नागपुर आपके महाराष्ट्र में है। इस आंदोलन की शुरुआत, झंडा सत्याग्रह की शुरुआत जो 1923 में हुआ, आपके जबलपुर से शुरू हुआ। इसको शुरू करते हैं सुंदरलाल। सुंदरलाल के नेतृत्व में पहली बार जो जबलपुर का टाउन हॉल था, यहां पर 18 मार्च 1923 को झंडा फहरा दिया जाता है, तिरंगा यहां पर फहरा दिया जाता है। लेकिन उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनकी गिरफ्तारी के बाद महात्मा भगवान दीन इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और ये जो महात्मा भगवान दीन थे, ये नागपुर में ज़्यादा फेमस थे। तो ये जो आंदोलन था, ये जबलपुर से नागपुर में फैल गया। तो पूछेगा कहाँ हुआ, तब आप नागपुर कहेंगे, और अगर शुरुआत पूछेगा तब आप जबलपुर में कहेंगे। इसके बाद 18 जून 1923 को झंडा दिवस के रूप में देशव्यापी आंदोलन शुरू किया गया और सत्याग्रह के आयोजन किए गए।
इस सत्याग्रह को दबाया गया और आखिर में सरदार पटेल के नेतृत्व में 17 अगस्त 1923 को यह सत्याग्रह संपन्न हुआ। अंग्रेजों ने पूरी कोशिश करी इस आंदोलन को दबाने की। जब वो नहीं दबा पाए तो सरदार पटेल उनके पास गए और उन्होंने इस सत्याग्रह को यहां पर संपन्न कराया, जिसमें अंग्रेजों ने एक मांग को मान लिया कि हम आपको झुके हुए ध्वज फहराने की, यानी कि जो तिरंगा है झुका हुआ, वो फहराने की अनुमति देते हैं। तो एक नया क्वेश्चन है पेपर में बन सकता है, ठीक है, कि झंडा सत्याग्रह 1923 का किसने संपन्न कराया था? सरदार पटेल ने, ठीक है। नेतृत्व कौन था शुरुआत में, फिर किसने किया, वो सारी बातें हमने देखी। नेक्स्ट है, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है? यानी किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, ये कौन सी अनुसूची में बताया है? ये हमको चौथी अनुसूची में बताया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। किस आधार पर सीटें निर्धारित की जाती हैं? राज्यों के क्षेत्रफल के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे, किस आधार पे? आप कहेंगे जनसंख्या के आधार पे, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार करेगा या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा, यह उल्लेख किसमें किया गया है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में है, यह हमें आर्टिकल 53 में बताया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो कौन सा संशोधन है? देखिए, एक संशोधन होता है 1989 में और यह संशोधन था 61वां संशोधन। इस संशोधन के माध्यम से जो पहले वोट देने की उम्र 21 वर्ष थी, इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन से संबंधित है? तो देखिए, जो अंतरराज्यीय जल परिषदें बनती हैं, न्यायाधिकरण बनते हैं, अगर दो या दो से ज्यादा राज्यों के मध्य में नदी को लेकर, जल को लेकर विवाद होता है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत बनते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 262। ये आपके जल विवाद न्यायाधिकरण से संबंधित है। तो अंतरराज्यीय जल विवादों के लिए जो आपके न्यायाधिकरण बनते हैं, किसके तहत बनते हैं? 262 के तहत। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 263, इसमें अंतरराज्यीय परिषदें हैं। तो दोनों में कंफ्यूजन मत करना, जल विवाद वाला अंतरराज्य 262 में है, इसमें आपका अंतरराज्यीय परिषदें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है? अब देखिए, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, तभी आप इसका सही आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आप जल्दबाजी में गलत आंसर को टिक कर देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले उनको जान लेते हैं। अभी तक भारत में कुल कितनी बार आपातकाल लगा है? आप कहते हैं अभी तक 3 बार लगा है। दूसरा प्रश्न आता है, बताइए 352 के तहत अभी तक कितनी बार लगा है? तो भी आप कहते हैं 3 बार लगा है। इस 3 बार में से 2 बार जो आपका आपातकाल लगा था वो बाहरी आक्रमण के आधार पे लगा, और जो 1 बार लगा था आपके, वो आंतरिक अशांति के आधार पे लगा था। तो 352 के तहत नहीं पूछा है, बाहरी आक्रमण के आधार पे पूछा है, जब आपके 62 और 71 में लगा था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 352 के तहत पहले 2 तरीके से आपातकाल आप लगा सकते थे, या तो बाहरी आक्रमण हो जाए या आंतरिक अशांति के आधार पे। तो जो तीसरा वाला लगा था 1975 में, ये आंतरिक आधार पे लगा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन होगा। यहां पर सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? तो देखिए, भारत में सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 1951 में लगा था, उस समय के पंजाब में लगा था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। उस समय इसका नाम था पेप्सू, ठीक है, इसका पूरा नाम था उस समय पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पेप्सू इसका नाम था। 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो इसे पंजाब बना दिया गया। तो इसको आपने ध्यान रखना है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1951 में पंजाब में लगा था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है?
तो देखिए राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा के सभी सदस्य, इसको मत कर देना, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति को दोनों सदनों के सभी सदस्य यहां पर चुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है? सही आंसर है आपका अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में शामिल होने से स्वतंत्रता प्रदान यहां पर करता है। लिंग असमानता सूचकांक को मानव विकास सूचकांक में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो देखिए लिंग असमानता सूचकांक, इसको जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है, यूएनडीपी इसको निकालती है, इसमें लिंग असमानता सूचकांक को कब शामिल किया? इसे शामिल किया था 2010 में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पंचवर्षीय योजनाएं आपसे पूछी जाती रहती हैं। पहला क्वेश्चन आता है, हमने पंचवर्षीय योजनाओं को जो ये फॉर्मेट है कहां से लिया है? हमने लिया है यूएसएसआर से, यानी रशिया से हमने इनको लिया है, सोवियत संघ से। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से लेकर 1956 तक, ये आपके हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी वाली योजना आपके महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, जो तीसरी आपकी पंचवर्षीय योजना थी उसके लिए आता है, यह पंचवर्षीय योजना सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस के एक मिश्रित मॉडल पर आधारित थी। चौथी वाली पंचवर्षीय योजना डी.आर. गाडगिल के मॉडल पर आधारित थी। पांचवी योजना आपके डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। तो शुरुआत के आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति के इतिहास में अब तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? किस आर्टिकल के तहत बुलाई जाती है? कौन बुलाता है? अध्यक्ष कौन होता है? और कितनी बार आई है? ये 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के। पहला क्वेश्चन है, कब बुलाई गई, कब बुलाई जाती है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तब बुलाई जाती है जब किसी साधारण विधेयक पर मतभेद हो जाता है। ठीक है, केवल साधारण विधेयक। और साधारण विधेयक होते क्या हैं? वित्त विधेयकों के अलावा सारे विधेयक आपके साधारण विधेयक होते हैं, वित्त और संविधान संशोधन विधेयक के अलावा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था, किस आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन? यह बुलाया जाता है आर्टिकल 108। तीसरा प्रश्न, इसको बुलाता कौन है? तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। चौथा, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, पांचवा जो हमारा मेन क्वेश्चन है, कितनी बार बुलाया गया है? अभी तक 3 बार बुलाया गया है। पहली बार संयुक्त अधिवेशन 1961 में बुलाया गया दहेज प्रतिबंध विधेयक के समय में। इसके बाद 1978 में बुलाया गया बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के समय में। और तीसरी बार 2002 में बुलाया गया आतंकवाद निवारक विधेयक के समय में। तो इसको आपने याद करना है, पूरे कॉन्सेप्ट को हमने यहीं पर क्लियर किया। नेक्स्ट है, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? देखिए, डोडा बेटा चोटी की बात करें, ये आपके साउथ इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है और ये नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है, यानी नीलगिरी की पहाड़ी पर है आपकी डोडा बेटा चोटी। ये आपकी नीलगिरी, क्योंकि नीलगिरी की पहाड़ियां भी काफी फेमस है, तमिलनाडु में पड़ती है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु अगर आपसे पूछेगा तो आप नीलगिरी की पहाड़ियां बताएंगे। इसकी सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा। ओवरऑल दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च है, लेकिन नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन है? वो है डोडा बेटा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आप जानते हैं अनाईमुडी है, जो कि अन्नामिलाई पर्वत पर पड़ती है। नेक्स्ट है, बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? तो बंबई में पहला महिला विश्वविद्यालय ये बनता है 1916 में। ये भारत का भी पहला महिला विश्वविद्यालय था और इसकी स्थापना डी.के. कर्वे के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए फेमस है? तो
तो कुछ दिन पहले हमने इसको देखा था। माउंट न्यूमैन आपके बॉक्साइट के लिए फेमस है और ये आपके ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेदों को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है? ये क्वेश्चन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पूछा था। तो गोल्डन ट्रायंगल किन आर्टिकल्स को कहते हैं? सही आंसर है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है, आर्टिकल 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार देता है और आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इन तीनों को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सकलोप्रत नाथ के नाम से जाना जाता है? तो इस उपाधि को धारण किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। फेजेंडा जाना जाता है, तो फेजेंडा किसको कहते हैं? सही आंसर है आपके कहवे के खेत को। देखिए ब्राजील जो है दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है, यानी कहवा का उत्पादन करता है। ब्राजील के अंदर जो कहवा के बागान होते हैं, बाग होते हैं, उनको फेजेंडा बोला जाता है, यानी कहवा के खेतों को कहते हैं फेजेंडा। इसको याद करना है। ठीक है। किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचाथिक या पंचार्थिक कहा गया है? तो किस संप्रदाय के अनुयायियों को यह कहा जाता है? ये कहते हैं पाशुपात संप्रदाय को। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देखिए जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके मानने वाले हैं, उनको शैव संप्रदाय कहा जाता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, यानी इसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका सबसे प्राचीन जो शैव संप्रदाय है वो है पाशुपत संप्रदाय और इस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचातीर्थ बोला जाता है। इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। चंदेरी का युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो चंदेरी का युद्ध ये लड़ा गया था 1528 में और ये युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाबर ने भारत में 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे, आपसे पूछे जाते हैं, उनको भी यहीं पर आप याद कर लीजिए। ठीक है। पहला युद्ध लड़ता है 1526 में, पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी के खिलाफ। दूसरा युद्ध 1527 में लड़ता है खानवा का युद्ध राणा सांगा के खिलाफ। तीसरा मेदिनी राय के खिलाफ चंदेरी का युद्ध और चौथा 1529 में घाघरा का युद्ध अफगानों के खिलाफ। ये 4 युद्ध कौन लड़ता है? बाबर। चारों में विजय होता है। नेक्स्ट है, भारत में गौतिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए स्थापत्य कला है एक, यहाँ पर गौतिक स्थापत्य कला, और इसकी शुरुआत भारत में पुर्तगालियों ने करी थी। कुछ दिन पहले हमने इसको देखा था। ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में पूछा गया है कि गौतिक स्थापत्य कला, जैसे वेशर कला किससे संबंधित है? आप कहते हैं मंदिर निर्माण से। यह आपके स्थापत्य से संबंधित है और इसको किसने भारत में शुरू किया? पुर्तगालियों ने शुरू किया। इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था जो हमारी सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, और आज हमने इसमें इसका 54वीं क्लास यहां पर कवर करी। 54 पार्ट्स में हमने इतने सारे इंपॉर्टेंट आपके प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को डिटेल में कवर किया है कि अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं आपका जीके काफी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर को कवर करके नहीं आए हैं। हम यहां पर पूरी तरीके से आपके जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट होता है, उनको भी क्लियर यहां पर करते हुए चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।